Assalamualaikum dear students. So we are continuing with our KLM embryology series, and today we are starting with the chapter 2, first week of human development. And before starting, I would request all of you to subscribe the channel and share it with your colleagues. स्टार्ट करते हैं. सो अगेन हमारी स्टोरी ज़ायगोट से ये इंट्रोडक्शन में स्टार्ट कर रहा है कि ज़ायगोट आपके पास टोटीपोटेंट सेल होता है दैट इज़ हाईली कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू एनी काइंड ऑफ सेल. एंड ज़ायगोट कह रहा है कि हमारे पास अगर एक आम इंसान की आँख से देखा जाए नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई से, तो वो हमें विजिबल होगा. ठीक है. एंड ज़ायगोट के अंदर क्रोमोसोम्स एंड जीन्स होंगी जो मदर एंड फादर दोनों से आती हैं. सो इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि ज़ायगोट क्या होता है. बेसिक हम ज़ायगोट से पहले की स्टोरी पर आते हैं, स्टार्टिंग विद गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. अच्छा, अब गैमेट कैसे बनते हैं आपको पता है. एक सेल डिवीजन की टाइप होती है दैट इज़ द मियोसिस. मियोसिस आपके पास गैमेट्स बना रही होती है. एंड गैमेट्स बनते किन से? प्रिमोडियल जर्म सेल से. यानी गैमेट्स में स्पर्म्स हो गए या ओवा हो गए, दे आर हैप्लॉइड. ये हैप्लॉइड स्पर्म हो या ओवा हो, ये जिन सेल्स से आगे चल के फाइनली बनेगा, दे ऑल द सेल्स वुड बी कॉल्ड जर्म सेल्स. सो प्रिमोडियल जर्म सेल्स होंगे हमारे पास, दैट वुड बी डिप्लॉइड अगेन. एंड प्रिमोडियल जर्म सेल्स जो होंगे हमारे पास, उनमें उनके क्रोमोसोम्स का भी रोल होगा गैमेट्स को बनाने में, एंड उनके साइटोप्लाज्म का भी रोल होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म के पास भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो गैमेटोजेनेसिस को इनिशिएट कराते हैं. गैमेटोजेनेसिस में आपका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा. एंड अच्छा, यहाँ क्रोमोसोम के बारे में आपको बात एक बता रहा है कि क्रोमोसोम जब भी आपने काउंट करने हो ना, आप नंबर ऑफ सेंट्रोमियर काउंट करो. यानी क्रोमोसोम हमारे पास दो टाइप के होते हैं. अब ये भी, इसमें एक सेंट्रोमेयर है, तो दिस इज़ वन क्रोमोसोम. इसके अंदर भी एक सेंट्रोमेयर है, सो दिस इज़ ऑल्सो वन क्रोमोसोम. ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है. फ़र्क क्या है? दिस वन इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम, इसके अंदर एक स्ट्रैंड है, एक क्रोमेटेड है. एंड दिस वन इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम, डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम, इसके अंदर दो क्रोमेटेड्स हैं. राइट. क्रोमेटेड आपके पास अपने अंदर डीएनए रख रही होती है. एंड एस फेज के अंदर, एस फेज ऑफ द इंटरफेस, उसके अंदर आपको पता है डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है. अब इस क्रोमेटेड के अंदर हमारे पास अंदर डीएनए मौजूद है, तो डीएनए रेप्लिकेट कर लिया. अब डीएनए रेप्लिकेट कर गया तो क्रोमेटेड्स भी रेप्लिकेट कर गई, यानी एक क्रोमेटेड कन्वर्ट हो गई दो क्रोमेटेड के अंदर. राइट. कह रहा है यही बात यहाँ कह रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन से पहले हमारे पास क्रोमेटेड एक होती है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन के बाद हमारे पास दो क्रोमेटेड वाला एक क्रोमोसोम बन जाता है. स्पर्म एंड oocyte sperm आर द मेल गैमेट्स, oocyte आर द फीमेल गैमेट्स. ये हमारे पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रख रहे होते हैं. एंड इनमें क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड होने का रीज़न मियोसिस है, और ये मियोसिस हमारे पास सिर्फ गैमेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन में ही हो रही होती है. गैमेटोजेनेसिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स एंड oogenesis इन फीमेल्स. टाइमिंग इवेंट्स की मियोसिस की डिफर करती है दोनों सेक्सेस में. फीमेल्स के अंदर oogenesis का कुछ और टाइम होता है, किसी और एज में स्टार्ट होती है. एंड मेल्स के अंदर ऑब्वियसली स्पर्मेटोजेनेसिस किसी और एज में स्टार्ट होगी. अच्छा, मियोसिस पे आते हैं. तो मियोसिस इज यू नो वेरी वेल टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जिसे रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, बिकॉज इसके अंदर एक हमारे पास सेल जो होगा वो गैमेट्स बना रहा होगा, एक वो सेल जो होगा वो डिप्लॉयड होगा, वो जर्म सेल होगा, एंड जो गैमेट्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे. मियोसिस के दो टाइप्स होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1 इज बेसिक जो रिडक्शन डिवीजन टर्म यूज होता है, दैट इज ड्यू टू मियोसिस 1. एंड इसके अंदर ही क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. एंड आपको ये सारे स्टेजेस पता ही हैं. अब इसके अंदर कह रहा है कि हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं प्रोफेस में, वो आपके पास सेपरेट होते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑल्सो कॉल्ड होमोलॉग्स, वो हमारे पास सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द एनाफेज. प्रोफेस में पेयर अप कर रहे होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है, एंड एनाफेज में सेपरेट कर जाते हैं. और एक क्रोमोसोम का मतलब एक क्रोमोसोम का एक पार्ट जो है वो एक हमारे पास पेरेंट के पास चला जाएगा, एंड दूसरा पार्ट दूसरे पेरेंट के पास चला जाएगा. मतलब पूरा एक क्रोमोसोम का जो पेयर होगा, यानी फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, एंड एक ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के होमोलॉग्स है. अब ये एक क्रोमोसोम एक पेरेंट की तरफ, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट की तरफ चला जाएगा. ठीक है. एंड स्पिंडल फाइबर्स आते हैं, वो सेंट्रोमियर पर अटैच होते हैं, एंड वो इन क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर जाते हैं. आगे यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास कह रहा है सिर्फ दो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई, यानी फीमेल के अंदर एक्स एक्स, मेल के अंदर एक्स वाई.
ये आपस में होमोलॉग्स नहीं होते। यानी अगर मैं कहूँ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के कितने पेयर्स होते हैं, तो आप कहेंगे फीमेल्स के अंदर 23 पेयर्स होते हैं, लेकिन मेल के अंदर 22 पेयर्स होते हैं, क्योंकि ये एक्स एंड वाई आपस में होमोलॉगस नहीं होंगे। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं इनके जो शॉर्ट आर्म्स होंगे इन दोनों क्रोमोसोम्स के, उनमें कुछ सेगमेंट्स एक दूसरे के होमोलॉगस होंगे। अच्छा, देन हमारे पास कह रहा है कि जैसे ही फीमेल के अंदर हमारे पास फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड हो जाती है, देन हमारे पास सेकेंडरी oocytes बन जाते हैं। एंड मैं पहले आपको ये बता दूं, अच्छा सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte, ये पूरा हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी देर के अंदर, राइट। देन यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि हमारे पास जो अलीलिक जीन्स होती हैं, यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में जो अलीलिक जीन्स जिनका लोकस सेम होगा, वो आपके पास क्या कर रही होंगी, क्रॉसिंग ओवर कर रही होंगी। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम पास हमारे पास जीन है हेयर कलर की, दैट इज़ ब्लैक कलर, एंड सेम लोकस पर हमारे पास दूसरे क्रोमोसोम के पास जो जीन होगी दैट वुड बी लाइक फॉर सपोज वाइट कलर। सो लोकस सेम है, एक दूसरे की अलील सेम, बिकॉज कैरेक्टर भी सेम है। अब ये दोनों आपस में क्या कर लेती हैं, क्रॉसिंग ओवर के स्टेज में इंटरचेंज कर जाती हैं। लाइक यहाँ पर डायग्राम में दिखा सकूँ, सो यहाँ पर हमारे पास जो थे क्रोमोसोम्स, इन्होंने राइट यहाँ पर हमारे पास जो क्रोमोसोम्स है ये एक दूसरे से अपने सेगमेंट्स इंटरचेंज कर रहे हैं, एंड आफ्टर इंटरचेंजिंग द सेगमेंट्स, अब ये आप देख लें इनके पास कुछ कुछ पार्ट दूसरे दूसरे क्रोमोसोम का आ गया। सो दिस स्टेज इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, राइट। देन आगे हम चल रहे हैं, आगे यहाँ लिखा हुआ है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो गई, देन सेकंड मियोटिक डिवीजन के अंदर आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, एस फेज नहीं होता, यानी नॉर्मल इंटरफेस नहीं होती, क्योंकि नॉर्मल इंटरफेस में आपको पता है एस फेज भी आनी होती है। एंड इसी वजह से जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होगी उसके अंदर जो आपका क्रोमोसोम नंबर होगा वो सेम रहेगा। लाइक होगा क्या कि हमारे पास जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे, अब हर एक होमोलॉगस क्रोमोसोम के पास एक सेंट्रोमियर थी एंड दो क्या थी, क्रोमेटिड थी। अब होगा क्या कि ये एक क्रोमेटिड और एक सेल के पास चली जाएगी एंड दूसरी क्रोमेटिड दूसरे सेल के पास चली जाएगी। सो ये क्रोमेटिड अपने साथ एक सेंट्रोमियर बना लेगी एंड ये क्रोमेटिड अपने साथ एक सेंट्रोमियर बना लेगी, यानी सेल्स के पास जो क्रोमोसोम नंबर जाएंगे वो इक्वल जा रहे होंगे। बट क्योंकि इन्होंने एफ फेज नहीं की, तो अब इनके पास एक एक क्रोमेटिड जाएगी, डीएनए रेप्लिकेट दोबारा नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड मियोटिक डिवीजन इज जस्ट लाइक माइटोसिस। एंड आपको पता है कि हमारे पास मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, एक तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट आते हैं ड्यू टू मियोसिस। रैंडमली हमारे पास जो असॉर्टमेंट होती है बिटवीन द मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स, यानी पता नहीं होता हमें कि हमारे पास जो एक सेल बना है उसके पास कौन से क्रोमोसोम्स जा रहे हैं, दूसरे के पास कौन से क्रोमोसोम्स, वो रैंडमली जा रहे होते हैं क्रोमोसोम्स के पेयर्स। और दूसरा यहाँ पर हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है। एबनॉर्मल गैमेटोजेनेसिस एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो गैमेट्स बन रहे होते हैं उनके अंदर किसी में क्रोमोसोम्स ज़्यादा चले जाते हैं, किसी में कम चले जाते हैं, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल मियोसिस 2 हो रही है एंड मियोसिस 2 में इसको आपने देखा, इस आपको पता है इसे सेपरेट होना है, यानी एक क्रोमेटिड एक के पास सेल के पास जाना है, दूसरा दूसरे के पास, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ये पूरा डबल स्टैंडर्ड एक ही सेल के पास चला जा रहा है। तो उस सेल के पास यहाँ पर जो सेल होगा उसके पास क्रोमोसोम आएगा नहीं, एंड यहाँ पर जो होगा उसके पास दो क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। सो दिस इज द cause of abnormal gametogenesis, राइट। एंड इसके अंदर डिफरेंट आपके पास डिजीज हो सकती है, जैसे डाउन सिंड्रोम होता है। यहाँ पर मैं इसको डायग्रामेटिकली शो कर सकूँ, सो यहाँ पर आप देख लें कि एबनॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है। सो एक स्पर्म के पास हमारे पास 22 क्रोमोसोम्स आ गए एंड एक के पास 24 आ गए, सो दे वुड बी एबनॉर्मल स्पर्म्स। अब आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की तरफ। सो स्पर्मेटोजेनेसिस आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो होती कहाँ पर है, ये हमारे पास होती है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर विथ इन द स्पर्म्स, राइट। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय अदर सेल्स एंड इट एक्ट्स ऑन अदर सेल्स। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कौन कर रहे होते हैं, हमारे पास प्रोड्यूस कर रहे होते हैं
इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स या लैडिक सेल्स इनको कहा जाता है, ये हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन। लेकिन यही टेस्टोस्टेरोन आकर हमारे पास जो फेटोली सेल्स है उनके रिसेप्टर्स पर रेगुलेट कर रहा होता है, मतलब उनके रिसेप्टर पे आगे उन पर काम कर रहा होता है। एंड द रिसेप्टर्स ऑफ फेटोली सेल दैट अटैच विद टेस्टोस्टेरोन आर कॉल्ड एंड्रोजन रिसेप्टर्स। सो प्यूबर्टी जैसे ही होती है, टेस्टोस्टेरोन आता है, एंड्रोजन रिसेप्टर पर लगता है ऑफ फेटोली सेल एंड सिग्नलिंग इनको सिग्नल देता है कि अब आपने स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करवा देनी है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले होते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ये हमारे पास प्रिमोर्डियल वो जर्म सेल है। स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर, स्पर्मेटोगोनियम प्लूरल। इसके अंदर ग्रोथ होती है, ये साइज में बड़ा हो जाता है एंड देन वो बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है एंड हमारे पास बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारे पास सेकेंड मियोटिक डिवीजन करके हमारे पास बना देते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स आर जस्ट लाइक इमेच्योर स्पर्म्स। अब इनको फर्दर मोटाइल होने के लिए, फर्दर मैच्योर होने के लिए एक दूसरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, बट उसके अंदर क्या होता है, स्पर्म की रेदर के वो नंबर में इंक्रीज हो, वो साइज में इंक्रीज हो रहे होते हैं एंड बिकम हाईली फंक्शनल, राइट। सो यूँ हमारे पास नॉर्मल स्पर्म्स बन जाते हैं। पूरा यहाँ पर इन्होंने यही लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी, 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन में स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे एंड देन स्पर्मेटिड्स हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू आपके पास 4 मैच्योर स्पर्म्स बन जाएंगे। पूरा प्रोसेस जिसमें स्पर्मियोजेनेसिस भी आ जाती है, ये तकरीबन 2 मंथ्स लेती है, यानी 2 मंथ्स के बाद आपके स्पर्म्स जो बन जाते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, वो फुली मैच्योर होते हैं। फेटोली सेल्स आपके पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को लाइन कर रहे होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल जस्ट मैं एक रैंडम स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ये हमारे पास टेस्टिस है। सो उस टेस्टिस को यहाँ पर लाइन करने वाले जो सेल्स होंगे दे वुड बी फेटोली सेल्स एंड यहाँ पर हमारे पास ट्यूब्यूल्स होंगी दैट वुड बी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, जिनके अंदर हमारे पास स्पर्म्स बन रहे हैं एंड ये सेल्स हमारे पास बेसिकली नर्चरिंग सेल्स होते हैं। ये स्पर्म्स को इन्वायरमेंट दे रहे होते हैं या उनको आप कह लो कि एक सपोर्ट दे रहे होते हैं ताकि वो मैच्योर होकर प्रॉपर स्पर्म्स बन जाए। देन हमारे पास लैडिक सेल्स होते हैं, वो आपको पता है स्पर्म के लिए आपके पास टेस्टोस्टेरोन बना रहे होंगे ताकि स्पर्म्स की रेगुलेशन इनका बनना हो सके, ठीक है। स्पर्म्स हमारे पास बन गए सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पे। अब ये पैसिवली नॉट एक्टिवली जा रहे होते हैं एपिडिडाइमिस के अंदर। एपिडिडाइमिस हमारे पास एक ट्यूब है जो हमारे पास स्पर्म्स को स्टोर कर रही होती है ताकि वो फर्दर मैच्योरेशन कर सके। मैच्योर स्पर्म्स अब बन गए। अब ये मैच्योर स्पर्म्स हमारे पास जाएंगे डक्ट ऑफ डेफरेंस के अंदर एंड वही डक्ट ऑफ डेफरेंस से ये स्पर्म्स चले जाते हैं यूरिथ्रा के अंदर, यानी स्पर्म्स टेम्परली स्टोर कहाँ पर थे, एपिडिडाइमिस के अंदर, ठीक है। अब स्पर्म के थोड़ा जनरल स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं तो हमारे पास स्पर्म होता है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक उसका होता है ये वाला हेड, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज द हेड ऑफ द स्पर्म। देन हमारे पास एक बीच में आ जाता है जंक्शन बिटवीन द हेड एंड टेल, दैट इज कॉल्ड नेक एंड देन हमारे पास आ जाती है टेल। हेड के अंदर स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है एंड उसके एंटीरियर 2/3 के अंदर, यानी आगे वाले 2/3 पार्ट के अंदर, या इतने पार्ट के अंदर आपके पास जो स्पर्म होगा उसके पास एक्रोसोम्स होंगे। एक्रोसोम्स वो ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके पास एंजाइम्स होते हैं एंड ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जब स्पर्म एग के पास जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ एग है, तो एग को पेनिट्रेट करना, उसकी जो फर्द आउटर लेयर से पेनिट्रेट करना, उसमें ये एक्रोसोम रिलीज हो जाते हैं, वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं एंड देन वो एंजाइम्स आपके पास हेल्प करते हैं उस आउटर लेयर को शेड ऑफ करने में ताकि स्पर्म अंदर जाके पेनिट्रेट कर सके। देन हमारे पास न्यूक्लियस आता है स्पर्म के हेड के अंदर जो हैप्लॉइड होता है। अच्छा, दूसरा एक यहाँ पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ लिखा हुआ है KLM के अंदर कि हमारे पास 2 लेयर्स होती हैं, एक कोरोना रेडिएटा एंड एक जोना पेलिफिडा। इन दोनों पे हम डिस्कशन करेंगे। ये लेयर्स होती हैं जो oocyte को oocyte जो होता है हमारे पास उसको सराउंड कर रही होती हैं। अब उस oocyte यानी एग को पेनिट्रेट करना है तो इन 2 लेयर्स को आपने पेनिट्रेट करना है। इन 2 लेयर्स को पेनिट्रेट कराने में ही मेन रोल एक्रोसोम प्ले कर रहा होता है।
देन आते हैं हम नेक की तरफ। नेक का हमारे पास जंक्शन होती है बिटवीन द हेड एंड टेल। टेल पे आते हैं तो टेल के 3 पार्ट्स होते हैं, मिडिल पीस, प्रिंसिपल पीस एंड एंड पीस। जो नेक के साथ पार्ट होगा दैट वुड बी मिडिल पीस, उसके बाद वाला पार्ट वुड बी प्रिंसिपल पीस एंड उसके बाद वाला पार्ट वुड बी एंड पीस। मिडिल पीस की बड़ी सिग्निफिकेंस है बिकॉज इट कंटेन्स द माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी प्रोवाइड कर रहे होते हैं एंड दैट एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। अच्छा, यही चीज़ इन्होंने इस डायग्राम में भी हमारे पास शो की हुई है। सो ये डायग्राम भी आपको क्लियर हो गया, राइट। देन यहाँ आपको जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, और हर चीज़ अल्टीमेटली जीन के लेवल पे कंट्रोल हो रही होती है। सो कह रहे हैं हमारे पास बहुत सारी जीन्स होती हैं या मॉलिक्यूलर फैक्टर्स होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास रेटिनोइक एसिड है, रेटिनोइक एसिड विटामिन ए को कहते हैं। एंड BCL2 प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास, उनकी एक फैमिली है प्रोटीन्स की, वो हमारे पास होते हैं, वो स्पर्म की मैच्योरेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। और उसके अलावा मॉलिक्यूलर लेवल पे जाए तो हॉक्स जीन्स होती हैं जो हमारे पास स्पर्म की फर्दर क्या कहते हैं बनना, उनका हेड का शेप आना प्रॉपरली, टेल का प्रॉपर बनना, सो उसमें रोल प्ले कर रही होती हैं। एंड कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल होनी चाहिए, इसके लिए वाई क्रोमोसोम का होना एसेंशियल है। यानी वाई क्रोमोसोम ही मेल को मेल बना रहा होता है। सो अगर वाई क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट होगा सो स्पर्मेटोजेनेसिस में भी प्रॉपरली ना प्रोसीड करे एंड इनफर्टिलिटी में रिजल्ट इन मेल्स। ओओजेनेसिस पे आते हैं तो ओओजेनेसिस के हमारे पास फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। ओओजेनेसिस का प्रीनेटल पार्ट जो बर्थ से पहले, यानी ये वो आपके पास गैमेटोजेनेसिस है जो बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस तब स्टार्ट होगी जब प्यूबर्टी हिट कर ली, राइट। लेकिन ओजेनेसिस आपके पास तब स्टार्ट हो गई जब बर्थ ही नहीं हुई फीमेल की। तो इसका एक प्रीनेटल पार्ट होता है एंड एक इसका पोस्टनेटल पार्ट होता है, राइट। सो दोनों पे हम डिस्कस करेंगे। सो होता है इसके अंदर भी यही है। पहले प्रीनेटल पार्ट में आ जाते हैं तो प्रीनेटल पार्ट में हमारे पास oogonia होंगे फीमेल की ओवरी के अंदर, जो अभी पैदा ही नहीं हुई उसकी ओवरी के अंदर। एंड oogonia आर जस्ट लाइक स्पर्म में हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया से ये प्रिमोडियल जर्म सेल्स होते हैं। ये हमारे पास oocytes, मैच्योर oocytes में डेवलप कर जाते हैं, या मैं अगर ज़्यादा प्रॉपर बोलूँ तो प्राइमरी oocytes के अंदर डेवलप कर जाते हैं। जैसे स्पर्म के अंदर स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट हो गए थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, बट दिस वाज एट प्यूबर्टी। फीमेल के अंदर हमारे पास oogonia जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी oocytes के अंदर एंड दैट वुड बी बिफोर बर्थ एक्चुअली, ठीक है। सो जब बर्थ हो गई हमारे पास सारे oogonia कन्वर्ट हो चुके हैं प्राइमरी oocyte के अंदर। यानी कोई भी, अब आप अगर एक न्यू बॉर्न फीमेल है उसकी ओवरी उठाए, उस ओवरी के अंदर आपको एक भी oogonia नहीं मिलेगा क्योंकि सारे oogonia कन्वर्ट हो गए हैं कि उसके अंदर प्राइमरी oocytes के अंदर, यानी सिर्फ प्राइमरी oocytes ही वहाँ पर मौजूद होंगे। अच्छा, ये कन्वर्ट कैसे होते हैं? इनकी बेसिकली इन्लार्जमेंट होती है, ग्रोथ होती है, oogonia की ग्रोथ होती है जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी oocytes के अंदर, ठीक है। देन हमारे पास कह रहा है, अब फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये सारे जो प्राइमरी oocytes बन गए, यानी अब ये सारे ओवरी के अंदर जो oocytes मौजूद हैं प्राइमरी oocytes है। अब इस प्राइमरी oocyte को ओवरी का कनेक्टिव टिश्यू सराउंड कर लेता है। ये ओवरी का कनेक्टिव टिश्यू है, इसने इस प्राइमरी oocyte को सराउंड कर लिया। अब ये प्राइमरी oocyte अंदर है, ये वाली हमारे पास क्या है प्राइमरी oocyte, एंड इसके अराउंड हमारे पास मौजूद है द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ओवरी एंड दिस कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ओवरी के, दे आर कॉल्ड फॉलिकुलर सेल्स। So primary oocyte captured within the follicular cells, captured within the connective tissue. This structure is called primordial follicle. इसको क्या कहते हैं हम collectively? Primordial follicle. Primordial follicle. So हमारे पास हुआ क्या? हमारे पास सारे oogonia बन गए प्राइमरी oocytes बिफोर बर्थ, एंड उन सारे प्राइमरी oocytes के अराउंड आ गए हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स, एंड उन फॉलिकुलर सेल्स ने उन प्राइमरी oocytes को कैप्चर कर दिया, क्लोज कर दिया और हमारे पास बना दिए प्रिमोडियल फॉलिकल्स। अब प्रिमोडियल फॉलिकल के अंदर को ये जो सेल्स सराउंड कर होते हैं ना फॉलिकुलर सेल्स, ये हमारे पास बेसिकली होते हैं क्यूबॉइडल। अब जब ये क्यूबॉइडल थे इसका नाम था प्रिमोडियल फॉलिकल। अब ये सिर्फ फॉलिकुलर सेल्स, अंदर प्राइमरी oocyte है उसको कुछ नहीं हुआ, प्राइमरी oocyte में सिर्फ थोड़ी ग्रोथ हुई है,
ये फॉलिकुलर सेल्स क्यूबाइडल से कन्वर्ट हो जाते हैं कॉलमनार में, एंड फॉलिकल हमारे पास प्रिमोर्डियल फॉलिकल से अब उसका नाम चेंज हो जाता है, प्राइमरी फॉलिकल पड़ जाता है। यानी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte मौजूद है जिसने थोड़ी बहुत ग्रोथ कर ली है। फ़र्क क्या आया, जो फॉलिकुलर सेल्स क्यूबाइडल थे वो कन्वर्ट हो गए कॉलमनार के अंदर। ठीक है, देन ये आगे चल के प्राइमरी फॉलिकल कैसे सेकेंडरी बनता है इस पर बात कर रहे हैं। सो अभी तक आपको ये पता होना चाहिए। अब जब हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल था, इसके अंदर हमारे पास क्या था, प्राइमरी oocyte था। अब ये कह रहा है प्राइमरी oocyte हमारे पास एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है, उससे कवर हो जाता है ज़ोना पेल्लुसिडा। अब होता क्या है, अब ये चीज़ आपको समझनी है। अब ये हमारे पास क्या कहते हैं सेल्स थे, दे आर द फॉलिकुलर सेल्स। अब ये फॉलिकुलर सेल्स थे एंड ये हमारे पास क्या था, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स हमारे पास पहले क्या थे, पहले थे हमारे पास क्यूबाइडल। क्यूबाइडल थे तो नाम क्या था, प्रिमोर्डियल फॉलिकल। अब क्यूबाइडल से ये बन गए कॉलमनार, तो नाम क्या पड़ गया, प्राइमरी फॉलिकल। अब ये हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल के या कॉलमनार फॉलिकुलर सेल्स अंदर एक ग्लाइकोप्रोटीन सीक्रेट कर रहे होंगे, और ये हमारे पास जो मौजूद है अंदर प्राइमरी oocyte, ये एक बाहर ग्लाइकोप्रोटीन सीक्रेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर एक ग्लाइकोप्रोटीन का मैश बन जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बन जाती है जो इस प्राइमरी oocyte को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही होती है। दैट लेयर इज कॉल्ड ज़ोना पेल्लुसिडा। राइट, ये क्लियर हो गया। बर्थ से पहले क्या हुआ, दोबारा एक दफ़ा बताते थे। हमारे पास था प्रिमोर्डियल फॉलिकल। प्रिमोर्डियल फॉलिकल के अंदर मौजूद था प्राइमरी oocyte, उसको सराउंड कर रहे थे फॉलिकुलर सेल्स, एंड वो फॉलिकुलर सेल्स हमारे पास जो होते हैं वो ड्राइव होते हैं फ्रॉम द ओवरी। अब बर्थ हो गई, प्यूबर्टी हो गई। अब एक पॉइंट आपको मैंने क्लियर करना था जो मैं बताना भूल गया। तो होता है क्या है, बिफोर प्यूबर्टी ही हमारे पास जो अंदर मौजूद है प्राइमरी oocyte, वो हमारे पास फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट कर देता है। यानी प्राइमरी oocyte अब हमारे पास फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट कर चुका था बिफोर बर्थ, लेकिन वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाता, उसके प्रोफेज के स्टेज के अंदर वो अटका हुआ होता है। तो जैसे ही हमारे पास बर्थ होती है, प्यूबर्टी हिट होती है, देन वो प्राइमरी oocyte अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का प्रोफेज जो है वो कंप्लीट करना स्टार्ट करता है, यानी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करना शुरू कर देता है। अच्छा, अब ये प्रोफेज स्टेज में क्यों अटक जाता है, क्योंकि हमारे पास जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ना, जो इस प्राइमरी oocyte को बिफोर बर्थ सराउंड कर रहे थे, वो एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटर, जो इस oocyte को हमारे पास प्राइमरी oocyte को फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करने नहीं देती और इसको प्रोफेज में अरेस्ट करा देती है। पोस्टनेटल पे आ जाते हैं। पोस्टनेटल में आपको पता है क्या हुआ था, हमारे पास जो सेल्स थे फ्रॉम द ड्राइव फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल्स जो थे हमारे पास, ये हमारे पास पहले होते थे क्यूबाइडल, तो नाम था प्रिमोर्डियल फॉलिकल। अब बन गए कॉलमनार, तो नाम बन गया प्राइमरी फॉलिकल। पहला स्टेज तो ये होता है। अच्छा, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर भी हमारे पास जो अंदर आपके पास oocyte होगा, वो कौन सा होगा, प्राइमरी oocyte होगा। अब जैसे ही बर्थ हो गई, अब क्या होगा, हमारे पास हर मंथ कुछ नंबर होता है, सर्टेन नंबर, वो प्राइमरी फॉलिकल्स हमारे पास एक्टिव हो जाते हैं, वो प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रोथ करना स्टार्ट कर जाते हैं। इतने सारे प्राइमरी फॉलिकल्स मौजूद हैं। अब एक पहले आपको फिगर्स क्लियर कर लूँ कुछ। अब ये लिख रहा है कि हमारे पास जो जब फीमेल की बर्थ होती है तो उसके अंदर तकरीबन 2 मिलियन प्राइमरी oocytes होते हैं। आपको पता है जो आपके पास प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स थे वो सारे प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट हो गए। उसमें तकरीबन 2 मिलियन प्राइमरी oocytes होते हैं एक न्यू बॉर्न फीमेल के अंदर। लेकिन जब वो हमारे पास फीमेल अडल्टहुड में प्यूबर्टी को हिट कर रही होती है तो उसके पास सिर्फ 40,000 प्राइमरी oocytes बच जाते हैं, बाकी सारे ख़त्म हो जाते हैं। इन 40,000 प्राइमरी oocytes के में से सिर्फ 400 प्राइमरी oocytes वो होते हैं जो सेकेंडरी oocytes में कन्वर्ट होते हैं, एंड सेकेंडरी oocytes एंड देन यही हमारे पास सेकेंडरी oocytes हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, ओव्यूलेशन कर रहे होते हैं, अपना oocyte रिलीज कर रहे होते हैं, एंड उनमें से भी कोई ही oocyte होते हैं जो फर्टिलाइज होकर हमारे पास ज़ाइगोट बना रहे होते हैं। सो हुआ क्या, हमारे पास हर मंथ क्या हुआ, कुछ चंद हमारे पास प्राइमरी oocytes थे, वो प्राइमरी oocytes हमारे पास एक्टिव हो गए एंड उनने एक्टिवली ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उनमें से सिर्फ एक जो हमारे पास फॉलिकल है वो मैच्योरेशन
मैच्योर कर जाता है एंड ओव्यूलेशन के काबिल बन जाता है। अब वो एक फॉलिकल हमारे पास कहलाया जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। यानी अब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम द प्राइमरी फॉलिकल टू द सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल भी कहा जाता है, एंट्रल फॉलिकल भी कहा जाता है क्योंकि एंट्रम बन जाता है इसके अंदर, या इसको वेसिकुलर फॉलिकल भी कहा जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल से क्या डिफरेंसेस होते हैं कि एक तो फॉलिकुलर सेल्स की लेयर्स बढ़ जाती हैं, यानी बहुत सारी हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स की लेयर होती हैं। अच्छा, ऊसाइट अभी भी सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी ऊसाइट है, अभी भी सेकेंडरी ऊसाइट नहीं बना, लेकिन एक तो हमारे पास लेयर्स ज़्यादा बढ़ गई फॉलिकुलर सेल्स की, और दूसरा इस फॉलिकल के अंदर हमारे पास एक कैविटी बन जाती है दैट इज कॉल्ड एंट्रम, जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। सो अब क्या हुआ, हमारे पास आप जो प्राइमरी oocytes थे जो प्रोफेस के अंदर अरेस्टेड थे इन सेकेंडरी फॉलिकल, अब वो ओव्यूलेट करेगा। अब ये हमारे पास जो प्रोफेस में अरेस्टेड होते हैं प्राइमरी oocyte, ये किस स्टेज में अरेस्ट होते हैं? डिप्लोटीन के अंदर। यहाँ डिक्टियोटीन लिखा है, असल के अंदर असल में होता डिप्लोटीन ही है, लेकिन अगर वो डिप्लोटीन प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, बहुत ज़्यादा लेंथ में उसका टाइम पीरियड बढ़ जाए, जैसे ये वाला डिप्लोटीन बिफोर द बर्थ स्टार्ट हुआ था और अब जाके प्यूबर्टी में एंड हो रहा है, so this prolonged diplotin is called dictyotin, right? अब कह रहा है ये प्राइमरी oocyte जो हमारे पास डिक्लोटीन स्टेज के अंदर है, इनको एक तो इन्वायरमेंटल एजेंट्स हो गए जैसे रेडिएशन, इनसे भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, इनसे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। अब हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर oocyte कौन सा था? प्राइमरी oocyte। अब सेकेंडरी फॉलिकल क्या करेगा? ओव्यूलेट करेगा। जैसे ही ये ओव्यूलेट करेगा तो जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन हमारे पास प्राइमरी oocyte अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करके सेकंड oocyte बन जाएगा। एंड क्योंकि ये हमारे पास प्राइमरी oocyte है, अब ये हमारे पास डिवाइड करके एक बनाएगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन या मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, एक बनाएगा हमारे पास सेकेंडरी oocyte एंड एक बनाएगा हमारे पास स्मॉल सेल दैट इज कॉल्ड पोलर बॉडी, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी। सो फर्स्ट पोलर बॉडी को बहुत कम साइटोप्लाज्म मिलता है तो वो डीजनरेट हो जाती है। अब सेकेंडरी, अब जो हमारे पास बना क्या कहते हैं सेकेंडरी oocyte, ये आगे अब ये दोबारा अपनी मियोसिस 2 स्टार्ट कर देगा। ये क्या स्टार्ट करेगा? मियोसिस 2 स्टार्ट कर देगा। अब मियोसिस 2 में जाके ये दोबारा अरेस्ट हो जाएगा। मियोसिस 2 में सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो गया एंड वो किस स्टेज में अरेस्ट होता है? मेटाफेज पे। अब ये अपनी मियोसिस 2 कब कंप्लीट करेगा? जब इसको स्पर्म मिलेगा। जैसे ही स्पर्म इससे टच करेगा ये अपनी जल्दी से सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करके आपके पास क्या कहते हैं एग बन जाएगा, oocyte बन जाएगा एंड वो oocyte आपके पास जाकर स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा। एंड देन जब ये मियोसिस 2 कंप्लीट करा होगा इससे भी पोलर बॉडी बनेगी एंड वो पोलर बॉडी आपके पास डीजनरेट कर जाएगी। सो ये सब यहाँ लिखा हुआ था। अब गैमेट्स की कंपैरिजन पे आ जाते हैं। सो कंपैरिजन ऑफ गैमेट्स में यहाँ लिखा हुआ है कि आपके पास दोनों हैप्लॉइड होते हैं एंड इनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो आगे चल के कैरियोगेमी कर रहा होता है, यानी दोनों के न्यूक्लियर आपस में चल के फ्यूज़ कर जाते हैं। स्पर्म बहुत छोटा होता है, oocyte बहुत बड़ा होता है। स्पर्म मोटाइल होता है, oocyte इमोटाइल होता है। oocyte की लेयर्स होती हैं जो उसे सराउंड कर रही होती है, वोना पेलुसिडा होती है जो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है। और जब आपके पास ये oocyte मियोसिस 2, यानी हमने जब यहाँ पर oocyte को रिलीज कराया था ना फ्रॉम द सेकेंडरी फॉलिकल, तो जो oocyte हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल से रिलीज होता है वो कुछ अपने फॉलिकुलर सेल्स को लेकर चला जाता है। यानी ये हमारे पास, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ oocyte है फॉर एग्जांपल, ये अंदर हमारे पास पूरा है oocyte, ये है सेकेंडरी oocyte। अब ये हमारे पास कुछ फॉलिकुलर सेल्स को भी अपने साथ लेकर आया एंड एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर को भी अपने साथ लेकर आया। ग्लाइकोप्रोटीन लेयर तो पहले ही बन चुकी थी, दैट वाज कॉल्ड ज़ोना पेलुसिडा, लेकिन जो फॉलिकुलर सेल्स ही अपने साथ लेकर आता है, सारे नहीं कुछ फॉलिकल के, सेकेंडरी फॉलिकल के फॉलिकुलर सेल्स, तो इसको कहा जाता है, इन फॉलिकुलर सेल्स को कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, देन क्रोमोसोम पे अगर बात कर लें तो हमारे पास स्पर्म्स की तो 2 काइंड्स होती है, 23 जिनके अंदर एक एक्स और बकाया 22 ऑटोसोम्स हो, और एक 23 जिनके अंदर 22 ऑटोसोम्स और एक वाई हो। लेकिन एग हमारे पास एक ही काइंड का होता है, वो हमेशा 23 एक्स ही होगा। ठीक है, और इसी की वजह से सेक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की तरफ आ जाते हैं, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब एंड ओवरीज पे हमें डिस्कशन करनी है। सो यूट्रस पर आ जाते हैं। यूट्रस हमारे पास क्या कहते हैं, एक
थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसके कुछ डायमेंशंस यहाँ लिखे हुए हैं। एंड इसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एक इसकी बॉडी जो इसका ऊपर वाला पार्ट होती है एंड एक इस सर्विक्स। अभी यहाँ शो कर देता हूँ। अब ये हमारे पास यूट्रस है, राइट। इस डायग्राम में देख लें, ये इसका पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा यूट्रस है। अब ये इसका नीचे वाला पार्ट जो लोअर क्या कहते हैं 1/3 है, दैट इज सर्विक्स, एंड अपर 2/3 इज द बॉडी, एंड द जंक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द सर्विक्स इज कॉल्ड इस्थमस, राइट। देन हमारे पास यूट्रस में कह रहा है कि जो बॉडी है यूट्रस की वो ऊपर से जहाँ पर चल के नैरो हो जाती है, दैट इज फंडस। यानी ये जो हमारे पास पार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड फंडस। अब यहाँ पे देखिए ये बॉडी ऑफ द यूट्रस है पूरी, ये इस फंडस में जा फंडस वाले पार्ट से जाकर क्या कहते हैं नैरो हो जाती है। फंडस जो है वो खुद बॉडी का पार्ट होता है, सुपीरियर पार्ट होता है बॉडी का। एंड देन हमारे पास बॉडी दोबारा नैरो कहाँ पर होती है, इस्थमस पर होती है। यानी बिटवीन द बॉडी एंड द सर्विक्स जो इस्थमस पॉइंट है वहाँ पर दोबारा बॉडी हमारे पास नैरो हो जाती है। सर्विक्स आगे चलकर हमारे पास वजाइना को दे रहा होता है। अब सर्विक्स पर थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। सर्विक्स की हमारे पास दो ओपनिंग्स होती हैं, जो एक होती है एक्सटर्नल ओपनिंग, एक होती है इंटरनल ओपनिंग। अब ये दोबारा डायग्राम से ही दिखा देते हैं। सो ये सर्विक्स है हमारे पास ये पूरा। अब एक इसकी ये होती है एक्सटर्नल ओपनिंग जो वजाइना से कांटेक्ट कर रही होगी, एंड ये होगी एक इसकी एक इंटरनल ओपनिंग जो आके चल के बॉडी ऑफ द यूट्रस यूट्राइन कैविटी से कांटेक्ट कर रही होगी। दोनों ओपनिंग्स के बीच सर्विक्स की एक कैविटी होती है, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। एंड ये जो सर्वाइकल हमारे पास कैनाल होता है, इससे आपके पास जो होते हैं वो स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट होकर आ रहे होते हैं। जो यूट्रस की बॉडी है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। एक आउटर लेयर होती है पेरीमेट्रियम, मस्कुलर लेयर होती है मिड वाली मायोमेट्रियम, एंड इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम। ये पूरी यूट्रस की बॉडी है ना, इसकी आउटर लेयर जो होगी दैट वुड बी पेरीमेट्रियम, जो बीच वाली मस्कुलर लेयर होगी दैट वुड बी मायोमेट्रियम, एंड इनर लेयर होगी एंडोमेट्रियम। अच्छा, देन हमारे पास कह रहा है पेरीमेट्रियम पेरिटोनियल लेयर का पार्ट होती है, मायोमेट्रियम जो होती है वो मस्कुलर लेयर होती है, और जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं दैट इज़ द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो ल्यूटियल फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसके अंदर हम एंडोमेट्रियम के फर्दर 3 लेयर्स में डिस्टिंग्विश उसको कर रहे होते हैं। यानी एंडोमेट्रियम एक फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ल्यूटियल फेज, उसके अंदर देखा जाता है कि एंडोमेट्रियम इटसेल्फ इज कंपोज्ड ऑफ फर्दर 3 लेयर्स। अब एक एंडोमेट्रियम की लेयर, यानी अगर मैं यहाँ शो कर सकूँ, ये हमारे पास क्या है आउटसाइड लेयर जो है पेरीमेट्रियम है, देन हमारे पास मायोमेट्रियम है मस्कुलर लेयर, एंड देन ये हमारे पास बॉडी ऑफ द यूट्रस को जो फेस कर रही है एंडोमेट्रियम है। अब ये एंडोमेट्रियम इसका वो पार्ट जो मायोमेट्रियम के साथ अटैच होगा दैट वुड बी बेसल लेयर। उसके अंदर चले तो हमारे पास होगा स्पंजी लेयर जो थिक होगी, एंड उसके अंदर जो हमारे पास बिल्कुल फेस कर रही होगी किसको, बॉडी ऑफ द यूट्राइन कैविटी को, यूट्राइन कैविटी को फेस कर रही होगी दैट वुड बी कॉम्पैक्ट लेयर। ठीक है। अब बेसल लेयर के अंदर हमारे पास यूट्राइन ग्लैंड्स के एंड्स होते हैं, हमारे पास स्पंजी लेयर के अंदर कनेक्टिव टिश्यू होता है, एंड अगेन यूट्राइन ग्लैंड्स की बॉडीज होती है। यानी अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल शो कर सकूं ग्लैंड को, तो जब सपोज कर लेते हैं ये ग्लैंड एक, ठीक है, ये ग्लैंड की बॉडी है, ये ग्लैंड की क्या हो गई बॉडी हो गई, ये ग्लैंड का एक एंड हो गया, एंड ये ग्लैंड की ओपनिंग हो गई जहाँ से वो सीक्रेशन देगा। तो ये बॉडी ऑफ द ग्लैंड ये हमारे पास आती है किसके अंदर, स्पंजी लेयर के अंदर आउटसाइड। उसके बाद जो हमारे पास मायोमेट्रियम के साथ एंडोमेट्रियम की लेयर अटैच्ड है दैट इज बेसल लेयर, उसमें आती है हमारे पास ब्लाइंड एंड, यानी ये वाला एंड ऑफ द यूट्राइन ग्लैंड। एंड देन जो कॉम्पैक्ट लेयर है इसके अंदर आते हैं हमारे पास ग्लैंड्स की नेक्स, जहाँ से वो एंड उनकी जो क्या कहते हैं डक्ट्स, जहाँ से वो अपनी सीक्रेशंस रिलीज कर रहे होंगे। ठीक है, देन ये सब यहाँ लिखा हुआ था। अब कह रहे हैं जब एंडोमेट्रियम फुली डेवलप्ड होती है उसकी थिकनेस होती है 4 to 5 मिलीमीटर। बेसल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम का अपना ब्लड सप्लाई होता है, और आपको याद रखना है कि जब भी मेंस्ट्रुएशन होती है ना, बेसल लेयर पे कोई फर्क नहीं आता, बेसल लेयर कभी भी स्लफ ऑफ नहीं हो रही होती। जो आपके पास कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी लेयर है वो डीजनरेट एंड रीजनरेट हो रही होती है बार बार, बेसल लेयर पे कोई चेंज नहीं आता। तो इसी वजह से जो फंक्शनल लेयर है एंडोमेट्रियम की, जिनमें बार बार चेंजेस आ रहे हैं, वो कॉम्पैक्ट लेयर और स्पंजी लेयर को कहा जाता है। एंड क्योंकि ये मेंस्ट्रुएशन में भी आपके पास बार बार शेड हो रही होती है, जब बर्थ हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है फीटस की, तो उसमें उसके बाद भी ये शेड कर जाती हैं।
देन हम यूट्राइन ट्यूब्स पे आते हैं। यूट्राइन ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब्स, ये हमारे पास कनेक्ट होती हैं यूट्रस से लेकर आपके पास ओवरी तक। इनके हमारे पास फर्दर क्या कहते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। अब हर यूट्राइन ट्यूब का एक एंड होता है इनफंडिबुलम, जो बिल्कुल करीब होता है किसके, ओवरी के। देन उसका एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एम्प्यूला। एम्प्यूला आगे चलकर हमारे पास एंड होता है एक नैरो ओपनिंग पर दैट इज इस्थमस, जो कनेक्ट कर रही होती है तकरीबन यूट्राइन कैविटी को विथ द यूट्राइन डक्ट। एंड देन इसका आगे एक स्मॉल पार्ट होता है दैट इज द यूट्राइन पार्ट। ठीक है, इसमें आपको याद ये रखना है कि एम्प्यूला इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्पर्म यहाँ से आ रहे होंगे एंड एग यहाँ से आ रहा होगा ओवरी से। अब ये जाके इस पॉइंट पे फ्यूज करके आपके पास जाइगोट बना रहे होते हैं। देन यहाँ पर डिस्कस कर रहा है कि हमारे पास जो यूट्राइन ट्यूब होती है ये सीलिया से कवर्ड होती है एंड हमारे पास मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ट्यूब की, जो हमारे पास जाइगोट को देन यहाँ से लेकर यूट्राइन कैविटी में लेकर आते हैं, क्योंकि जाइगोट फर्दर चल के यहाँ पर ही इम्प्लांट होता है एंड यहाँ पर ही चल के वो क्या कहते हैं ग्रोथ कर रहा होता है। ओवरीज पर आते हैं। एलमंड शेप्ड ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव मेन ऑर्गन ओवरीज है। अच्छा, पेल्विक वॉल्स जो कैविटी होगी उसके लेटरल साइड पे लोकेटेड होती हैं, यानी ये कैविटी है पूरी पेल्विक कैविटी, इसके लेटरल साइड पे ये हमारे पास ओवरीज मौजूद होंगी एंड ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस कर रही होती हैं। एंड दीज हार्मोन्स आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स एंड प्रेगनेंसी को भी रेगुलेट कर रहे होते हैं ये हार्मोन्स। सो आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है। देन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।